एक दिन एक शख्स अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसके घर से उसे तैयार करके कुछ कपड़े वगैरह साथ में लेकर के उसके साथ निकल जाता है अपनी पत्नी को दूसरे शहर की सैर कराने के लिए। वो सोच रहा था उसकी पत्नी खुश हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा उसके प्रति प्यार भी बढ़ जाएगा उसका। लेकिन जब वो अपनी पत्नी को लेकर के घर से निकलता है तो दूसरे शहर में जाकर के एक बड़े अच्छे होटल में कमरा बुक करवाता है और वहां जाकर ठहर जाता है। अब जैसे ही उन दोनों को रुके हुए 1 घंटे ही बीतते हैं, दोनों पति पत्नी को भूख लगने लगती है और इसकी वजह से पति अपनी पत्नी को बोलकर ये बाहर निकलता है कि मैं थोड़ी ही दूरी पे कोई भी अगर होटल मिलेगा वहाँ से खाना पैक कराकर ले आता हूँ, क्योंकि जिस होटल में वो अपनी पत्नी के साथ रुका था वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं होता है। जैसे ही अब वो खाना पैक कराकर होटल की ओर आता है और अपने जो बुक करवाए हुए कमरे का गेट खोलने के लिए जाता है, वैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पास तो चाबी ही नहीं है और वो गेट सेल्फ लॉक हो गई है। अब वो लगातार गेट खटखटाना शुरू कर देता है क्योंकि अंदर उसकी पत्नी थी और वो गेट आकर खोल देगी, ऐसा सोचकर वो इंसान गेट खटखटाता ही रहता है। काफ़ी वक्त गुजर जाता है, उसकी पत्नी गेट खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर अब वो इंसान परेशान होता है, वापस रिसेप्शन पे जाता है। रिसेप्शन पे बैठे हुए एक रिसेप्शनिस्ट से वो बताता है कि अभी ही कुछ घंटे पहले हम इस होटल में आए हैं। होटल रूम का जो दरवाज़ा है वो अंदर से लॉक हो गया है और मेरी पत्नी भी जो अंदर है वो सुन नहीं रही है और ना ही गेट खोल रही है। इस वजह से मास्टर के से आप इस होटल के रूम नंबर 116 का दरवाज़ा खोल दीजिए। जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ शख्स था उसे पता था कि कुछ समय पहले ही ये जो कपल है वो होटल में चेक इन करके आया है। इस वजह से वो मास्टर की निकालता है और उसके साथ चल देता है उस कमरा नंबर 116 की तरफ। जब वो कमरे के दरवाजे पे पहुंचते हैं, गेट को मास्टर के से खोला जाता है और दोनों ही, यानी जो पत्नी अंदर थी उसका पति और इस होटल का रिसेप्शन का जो रिसेप्शनिस्ट होता है, वो दोनों ही अंदर जब जाते हैं तो दोनों की ही चीखें निकल जाती हैं। कुछ ऐसा मंजर होता है उस कमरे का जो देखा नहीं जा सकता था। इतना भयानक मंजर कि जिसने भी देखा उसके रोए खड़े हो गए। हुआ क्या था आखिर उस कमरे के अंदर और क्या थी वो बात जिसकी वजह से इन दोनों के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई थी। ये दोनों अब उल्टे पैर भागते हैं उस कमरे से और तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाते हैं और इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है पूजा। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है मैसूर से। मैसूर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे बेलूर नाम का एक जगह लगता है। यहाँ पे एक लॉज है जिसका नाम है SJRS लॉज। इस लॉज में 23 अगस्त 2025 को एक कपल चेक इन करता है। चेक इन का समय लगभग 12 बजे के आसपास दिन का हो रहा था। इस कपल का जो नाम होता है, यानी पति जो होता है उसका नाम था सिद्धेश राजू और जो पत्नी थी उसका नाम था दर्शिता। इन दोनों के बीच में एज की गैप ज़्यादा नहीं थी, 1-2 साल ही पति पत्नी से बड़ा था। दोनों घूमने के मकसद से इस होटल में आते हैं, इस लॉज में आकर चेक इन करते हैं और जब रिसेप्शन पे चेक इन हो जाता है तो फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद उन्हें कमरा नंबर 116 अलॉट कर दिया जाता है। ये दोनों ही, यानी कि पति पत्नी, अपने कमरे की चाबी लेकर के सीधे कमरे में चले जाते हैं। कुछ घंटे कमरे में बीतते हैं, लगभग 1 से 1.5 घंटे ही हुए थे। लगभग 12 बजे इन्होंने चेक इन किया था और 2 बजे इन्हें भूख लग जाती है। अब जब पत्नी को भूख लगती है तो वो पति से कहती है कि कुछ खाने की चीज़ें अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, काफ़ी देर से भूख लगी है। इस वजह से अब पति जो है वो कमरे से बाहर निकलता है, यानी सिद्धेश राजू जो है वो दर्शिता को खाना खिलाने के लिए कमरे से बाहर होटल के रिसेप्शन पे जाकर के सीधे रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या आपके होटल में खाने की फैसिलिटी है। रिसेप्शनिस्ट ये कहता है कि खाने की फैसिलिटी होटल में मौजूद नहीं है क्योंकि इस होटल में रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन इस होटल के पास में ही कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे खाना आपके मन मुताबिक मिल जाएगा। इस वजह से अब जो सिद्धेश राजू होता है वो सीधे उस लॉज से निकलता है और पास के कुछ ही दूरी पे बने हुए रेस्टोरेंट से
खाना पैक कराने के लिए चला जाता है। जब वो खाना पैक कराने जा रहा था होटल से तो लगभग 2 बजे के दोपहर का समय हो रहा था। 1-1.5 घंटे बाद ही करीब 3:30 बजे वो फिर से होटल आ जाता है। उसके हाथ में एक छोटी सी पैकेज थी जो कि शायद उसमें खाना उसने पैक करा रखा था। अब वो सीधे अपने रूम में जाने की कोशिश करता है। 116 नंबर जो कि फर्स्ट फ्लोर का कमरा था वहां तक वो जाता है और सीधे ही सिद्धेश राजू जो है 116 नंबर के गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलने जाता है वैसे ही उसको याद आता है कि उसने मास्टर की या फिर कोई ऐसी चाबी तो ली ही नहीं थी कमरे से निकलने से पहले, और वो जो होटल है, वो जो लॉज है, उसका कमरा सेल्फ लॉक हो जाता है अगर कोई भी बाहर जाता है इंसान। तो अंदर उसकी पत्नी है। अब वो ये सोच करके गेट नॉक करना शुरू कर देता है। वो बार बार गेट खटखटा रहा है और ये सोच रहा है कि अंदर से उसकी पत्नी गेट खोल देगी, लेकिन अंदर से ना ही कोई आवाज़ आ रही है ना ही गेट खुल रहा है। काफ़ी देर तक वो इसी तरह से गेट खटखटाता रहता है। अब उसे थोड़ी बेचैनी सी होती है कि अंदर उसकी पत्नी आखिर सुन क्यों नहीं रही है। इस वजह से वो अब उस खाने की थैली को पकड़े हुए सीधे अब नीचे उतरता है और रिसेप्शन पे चला जाता है। रिसेप्शन पे जाने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि एक्चुअली 116 नंबर में हमने चेक इन किया था, आज ही किया है, और जिस वजह से मेरी पत्नी जो है अंदर कमरे के अंदर ही है, लेकिन मास्टर की या फिर कोई अन्य दूसरी चाबी मेरे पास ना हो पाने की वजह से जब मैं कमरे से बाहर निकला गेट सेल्फ लॉक हो गया है, और इसके बाद जब मैं गेट खोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी पत्नी आवाज़ भी नहीं सुन रही है, ना ही वो गेट खोल पा रही है। अगर आपके पास कोई मास्टर की हो तो आप मेरे साथ लेकर के चलो और उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करिए। अब ये जो रिसेप्शनिस्ट था उसको पता था क्योंकि उसी ने चेक इन करवाई थी इस कपल की, इस वजह से सिद्धेश के साथ वो जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ बंदा होता है वो मास्टर की निकालता है और सीधे 116 रूम नंबर पे चला जाता है। गेट को खोला जाता है और रिसेप्शनिस्ट और साथ ही जो सिद्धेश है ये दोनों ही अंदर कमरे के जाते हैं। जब ये अंदर दोनों कमरे में जाते हैं, बेडरूम का जो नज़ारा होता है उसे देखकर इनके होश उड़ जाते हैं, चीखें निकल जाती हैं और उल्टे पैर कमरे से बाहर भागते हैं। जब ये बाहर भागते हैं तब कुछ लोग और भी इनके शोर शराबे को सुन करके, क्योंकि सिद्धेश जो था वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ सा था, चिल्ला रहा था, इस वजह से कुछ और लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अब जब लोग पूछते हैं कि आखिर इसके कमरे के अंदर हुआ तो हुआ क्या 116 नंबर में, तो पता चलता है कि जो महिला जो सिद्धेश की पत्नी थी वो इस रूम में बेसुध हालत में मरी हुई अवस्था में बेड पे पड़ी है और उसका चेहरा गायब है, और चेहरे गायब होने के साथ साथ कमरे में पूरी ही तरह से बिस्तर के नीचे फर्श पे, बिस्तर पे और साथ ही सारे दीवारों पे खून के ही छींटे हैं, धब्बे हैं, हर एक जगह पे खून ही खून पसरा हुआ है। इस वजह से जिसने भी उस कमरे का ये भयानक सीन देखा, ये दृश्य देखा, उसके होश उड़ गए। तुरंत ही ये जो लॉज है वहाँ के मैनेजर को भी ये बात की जानकारी पहुँच जाती है। वो तुरंत ही भागता दौड़ता आता है और पहले तो सिद्धेश को शांत कराने की कोशिश करता है, उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। सिद्धेश ये बताता है कि उसे कुछ मालूम नहीं है, वो खाना लाने के लिए गया था और इधर उसकी पत्नी को एक लत है कि वो चार्जिंग में लगा करके, चार्जिंग पिन से जो वायर कनेक्टेड होती है वो मोबाइल में लगाकर घंटों बातें करती है या फिर सॉन्ग सुनती है, ऐसा कुछ उसने बताया। और फिर उसने कहा कि जल्दी से जल्दी हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा सिद्धेश की पत्नी को। लेकिन मैनेजर जो था उसे देखकर कमरे की हालत ये पता चल गया था कि जो सिद्धेश की पत्नी है वो जिंदा नहीं है। इस वजह से उसने ये सोचा कि तुरंत ही पुलिस को, नज़दीकी पुलिस थाने पे कॉल करके सूचना दी जाए। लेकिन इधर जो सिद्धेश था वो बहुत बार मैनेजर को हमेशा यही कह रहा था कि पुलिस को बुलाने के बजाय तुरंत ही पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल चलो ताकि वो बच जा सके, उसकी जान बचाई जा सके। मैनेजर को ये बात खटक रही थी क्योंकि जिसने भी देखा उसे ये पता था कि उसकी पत्नी अब जिंदा तो है नहीं, पुलिस को बुलाने में वो आनाकानी क्यों कर रहा है। फिर भी सिद्धेश राजू की बात मानकर मैनेजर जो था उसकी पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल जाने की कोशिश भी कर रहा था और इधर उसने अपने समझदारी का परिचय देते हुए नज़दीकी पुलिस थाने पे कॉल भी कर दिया। तुरंत ही एक पुलिस की टीम उस लॉज में आ जाती है। लॉज में आने के बाद सबसे पहले 116 नंबर कमरा का पूरा मुआयना करती है।
जब देखती है तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बरामद होती हैं जिस पे पुलिस का शक दोहराता है। पुलिस को पता था कि ये मोबाइल से या चार्जर से ली हुई जान नहीं है। इस घटने के पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश जरूर है, क्योंकि फर्श पे बिखरा हुआ वायर जो लगभग 2 मीटर का था, कुछ पिन्स थे और एक मोबाइल था जो कि फटे हुए हालत में था। अब वायर का क्या कनेक्शन है, पिन का क्या कनेक्शन है, और साथ ही जो मोबाइल है वो फटे हुए अवस्था में तो है लेकिन चार्जर वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये सारी ही चीज़ें शक के घेरे को पैदा कर रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने जो सब था उसे कब्जे में लेते हुए नज़दीकी अस्पताल में दर्शिता के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पोस्टमार्टम हो रही थी और उधर पुलिस अपने हिसाब से छानबीन भी कर रही थी। फॉरेंसिक टीम आती है, वो भी मुआयना करती है, रूम में जितनी भी संदिग्ध चीज़ें होती हैं उसे बरामद किया जाता है और फिर इसके बाद छानबीन करने की, इस पूरे केस को सुलझाने की पुलिस कोशिश की कवायद में लग जाती है। इधर दर्शिता का पति सिद्धेश राजू से बार बार पूछताछ किया जा रहा है और पुलिस को भी वो इसी तरह के जवाब दे रहा है कि शायद मोबाइल के या चार्जर के फटने से उसकी दर्शिता की पत्नी की मौत हो गई है, लेकिन पुलिस इस बयान को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इधर पुलिस को जो बयान थे सिद्धेश राजू के, उसमें कई सारे ऐसी बातें खटक रही थी जो कि गले उतर ही नहीं रही थी पुलिस के और शक गहराता चला जा रहा था। तब पुलिस वालों ने फिर ये पूछा कि दोनों के ही पति पत्नी के इस लॉज में आने का कारण क्या है। तब सिद्धेश राजू ने बताया कि वो अपनी पत्नी को एक मंदिर के दर्शन कराने लाया था, पास में ही उसका गांव है, इस वजह से वो इस लॉज में रुका था, उन्हें मंदिर का दर्शन करना था और फिर वो अपने गांव वापस चला जाता। लेकिन पुलिस फिर भी उसके बयान से सहमत नहीं थी, उन्हें कुछ न कुछ खटक रहा था, क्योंकि मौत इतनी भयानक तरीके से हुई थी, इतनी अजीब तरीके से हुई थी और पुलिस इसके पीछे का जो मकसद है वो समझने की कोशिश में जुट गई। लिहाजा पुलिस ने सभी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके चेक कर लिया। पुलिस के हाथ फिर भी खाली थे। उसके बाद फिर से अब जो सिद्धेश राजू थे उसके बयान को दर्ज कराने के लिए पुलिस फिर से उसे थाने ले जाती है और सख्ती से जब पूछताछ करती है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या था और कमरे के अंदर जो चीज़ें बरामद की गई थी वो आई कहाँ से थी। कमरे के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, कोई आता जाता व्यक्ति भी कमरे में दिखाई नहीं दे रहा था, केवल सिद्धेश राजू ही दिखाई दे रहा था। इसके बाद जब पुलिस सख्त रवैया अपनाती है तब सिद्धेश राजू अब बोलना शुरू करता है कि जो दर्शिता है दरअसल सिद्धेश राजू की पत्नी है ही नहीं, वो उसकी गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड 1-2 साल से नहीं लगभग कई सालों से है। पता ये भी चलता है कि जो दर्शिता है वो पहले से शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है और उसका पति केरल में रहता है। जब भी वो घर आती थी यानी अपने मायके आती थी तब वो सिद्धेश राजू से मिलती थी, क्योंकि शादी से पहले से ही वो सिद्धेश राजू से प्यार करती थी और उसके साथ संबंध थे। इस वजह से जब धीरे धीरे इनका प्यार गहराता चला गया और घर में जब रिश्ते की बात होने लग गई और इधर दर्शिता के घर वाले उसके रिश्ता पक्का करने के लिए, उसकी शादी के लिए तमाम रिश्ते ढूंढ रहे थे, तब दर्शिता ने भी कभी ये बताया नहीं कि उसकी पहले से ही किसी से प्यार प्रसंग है और वो शादी करना चाहती है। केरल का एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढ कर दर्शिता की शादी करा दी जाती है और इधर सिद्धेश राजू जो होता है उसे इस बात से काफ़ी गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर भी जो दर्शिता होती है वो शादी के बाद भी सिद्धेश राजू से मिलना और बात करना बंद नहीं करती है। सिद्धेश राजू हमेशा उसे कहता है कि वो अपने पति को छोड़ दे और उसके साथ रहना शुरू कर दे, लेकिन दर्शिता मानती ही नहीं है, क्योंकि उसके पास एक बच्चा भी था उसके पति से। इस वजह से वो अपने पति को नहीं छोड़ पा रही थी और ना ही छोड़ना चाहती थी। सिद्धेश राजू हमेशा उसको कन्विंस करता था और इस वजह से 23 अगस्त को भी लास्ट उसने एक पहल की, एक कोशिश की कि आज वो जो दर्शिता है उसे घुमाने ले जाएगा और इसी बहाने से दर्शिता को उसने फ़ोन पे ये सारी बातें बताई कि वो कहीं घूमने जाना चाहता है उसके साथ। दर्शिता ने अपने घर में बताया कि वो थोड़ी देर में घूम कर आ जाएगी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकलती है, इस लॉज में दोनों जाते हैं। इस बीच रास्ते में जो लड़का होता है वो कई बार दर्शिता को समझाने की कोशिश करता है कि वो मान जाए, उससे शादी कर ले, उसके पति को छोड़ दे और उसी के साथ रहे, क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह पाएगा, लेकिन दर्शिता मान नहीं रही थी। इसके बाद
उसने पहले से ही ये प्लान कर रखा था कि इस बार अगर दर्शिता नहीं मानेगी तो उसने उसकी जान लेने की ठान रखी थी। एक उसने बॉम्ब बनाया जो कि खुद से बनाया, उसका डिवाइस जो है वो मोबाइल से कनेक्ट किया और वो बॉम्ब इतना ही पावरफुल बनाया कि किसी के भी मुंह में या किसी भी जगह पे रख दिया जाए तो उसका जो एक्सपोजर हो वो बहुत कम हो, उसका साउंड कम हो, लेकिन जान चली जाए। इस कारण से उसने प्लान बी के तहत ये खौफनाक साजिश रची और माउथ बम बना दिया। इसके बाद जब दर्शिता नहीं मानती है शादी के लिए तो उसे लॉज में ले जाता है, कमरे में ले जाता है और फिर पहले वायर से दर्शिता के हाथ बांधता है, फिर उसके पैर बांधता है और फिर मुंह में वो बम रख देता है। खुद वो सीधे बाथरूम में जाता है क्योंकि मोबाइल से वो बम कनेक्टेड था। अब वहाँ से वो उस बम को एक्सपोज कर देता है। धमाका इतना ज़्यादा जोरदार नहीं होता है कि पास में ही जो कमरे हैं वहाँ तक आवाज़ जाए, लेकिन इधर दर्शिता के मुंह में फटा हुआ बम दर्शिता के मुंह के चितरे उड़ाकर उसकी सांसों को रोक देता है। दर्शिता मर जाती है, मौत हो जाती है उसकी और पूरे ही रूम में खून खून पसर जाता है। उसके चेहरे के कुछ मांस के थक्के इधर उधर भी बिखरे हुए थे जो कि फर्श पे थे। इसके बाद प्लान के तहत अब जो ये इंसान होता है, ये लड़का होता है, ये कमरे से बाहर निकलता है और सीधे सिद्धेश जो है वो प्लान के तहत जाता है रिसेप्शन पे। जानबूझकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि उसे खाना खाना है। वो जानबूझकर रेस्टोरेंट का पता पूछता है ताकि वो विटनेस हो जाए, ताकि वो एक गवाह हो कि हाँ, सिद्धेश का इस मैटर में, इस पूरी साजिश में कोई हाथ नहीं है। वो खाना लेकर के 1.5 घंटे में आता है। जानबूझकर उसने चाबी छोड़ रखी थी रूम के अंदर और मास्टर की के लिए रिसेप्शनिस्ट को बुलाता है और फिर उसके साथ वो उस कमरे में जाता है। जब ये पूरी घटना की जानकारी पुलिस के सामने, पूरी कहानी परत बाई परत खुलती है, तब पुलिस भी ये सोचने पे मजबूर होती है कि किसी को मौत के घाट उतारने का ये सबसे अनोखा और नया मामला है। सिद्धेश पर शक करने का एक और कारण था कि जो ये पुलिस की टीम इस पूरी घटना की छानबीन कर रही थी, उसमें से एक पुलिस के जो अधिकारी थे उन्होंने पहले से ही माउथ बम के बारे में सुन रखा था, जो कि शायद फॉरेन में किसी केस स्टडी में यूज़ किया गया था। कोई ऐसी वारदात हुई थी ऐसी, इस वजह से उनके दिमाग में ये बात थी और जिस वजह से ये पूरा ही केस जो है वो ठीक इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस की मदद करती है। और ये माउथ बम का पूरा जब भांडा फूटता है तब देश प्रदेश जो भी इस कहानी को सुनता है वो सोचने पे मजबूर होता है कि क्या कोई मौत की ऐसी भी कहानी घट सकता है, ऐसी साजिश कर सकता है जिसमें मौत का तरीका भी काफ़ी अनोखा और नायाब हो। लिहाजा पुलिस अब इस पहलू पे इन्वेस्टिगेशन करती है कि आखिर ये बम बनाया तो बनाया कैसे और इस बम को बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई, जिसका एक्सप्लोजर जो है इतना भारी था कि जान तो चली गई लेकिन धमाका इतना ज़्यादा नहीं हुआ। साथ ही रूम में किसी भी चीज़ को कोई भी हानि नहीं पहुंची, यानी टूट फूट भी नहीं हुआ, लेकिन जिसके लिए उसने बॉम्ब बनाया था, जिस मकसद से उसने बॉम्ब बनाया था सिद्धेश ने, वो पूरा हो गया। तो लिहाजा सिद्धेश को तुरंत ही गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनकर आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप ऐसी ही रियल स्टोरीज़ क्राइम के सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावना को या फिर उनके मन को दुख पहुंचाना नहीं था। मैं बस कहानियाँ इसी मकसद से सुनाती हूँ ताकि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रख सकें। तो दोस्तों, अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। आप यूं ही चैनल के साथ बन के रहें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।